दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार ने नया वक्फ कानून जिसका नाम उम्मीद दिया है, उसको लागू कर दिया है। उसके लिए गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सब सेक्शन 2 of Section 1 of the Waqf Amendment Act 2025, the central government hereby appoints the 8th day of April 2025 as the date on which provisions of the said act shall come into force. इसका मतलब ये जो कानून है, ये भारत का कानून बन गया है और लागू हो गया है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि करीब 10-12 जो एप्लीकेंट हैं वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ये कह के कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। आपको पता है कि कानून बनता है संसद के द्वारा पास होके और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये देश का कानून बन जाता है। अब स्थिति ये है कि पहले वाले कानून और नए कानून में ऐसा क्या है जिसके लिए जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। आज पहले हम वो बड़ी बातों की चर्चा करेंगे कि वो क्या बातें थी पुराने कानून में जिसके कारण नया कानून लाना पड़ा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1995 में 1995 में जो वक्फ कानून बनाया गया था, सरकार ने उसमें जो खामियां पाई गई उसको फिक्स करने के लिए कि उसमें जो गड़बड़ हो रही है उसको रोका जाए, इसलिए ये कानून का संशोधन लाना पड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रीवियस एक्ट एंड एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ वक्फ बोर्ड। जो वक्फ बोर्ड है वहां पे काफी धांधली थी, शिकायतें आ रही थी, कंप्लेंट्स हो रही थी। करीब 40,000 कोर्ट केसेस इस समय देश में वक्फ को लेकर चल रहे हैं। मेरे बाकी वीडियोस अगर आप देखेंगे बहुत कुछ डिटेल्ड एनालिसिस विद डेटा मैंने उनमें किया है, तो प्लेलिस्ट पूरी देखिएगा, आपको एक एक इशू की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। इसके बाद जो वक्फ की डेफिनेशंस थी वो बड़ी वेग थी। कौन वक्फ कर सकता है, नहीं कर सकता है, कन्वर्टेड लोग हैं उनको क्या डरा धमका के कन्वर्ट किया गया, प्रलोभन दे के कन्वर्ट किया गया, बाद में उनसे प्रॉपर्टी वक्फ करा ली गई, परिवार वाले पहुंच गए कोर्ट में कि साहब हमसे पूछा नहीं। इस तरह का बड़ा कंफ्यूजन था कि वक्फ किसको कहा जाए, क्योंकि एक सबसे जो डैमेजिंग चीज थी उसमें यह था कि वंस वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। इसका मतलब अगर आपने एक बार वो वक्फ कर दी प्रॉपर्टी, मतलब दान दे दी, परिवार चाहे कितनी भी मुसीबतों में आ जाए आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। ये जो ड्रैकोनियन प्रावधान था, और वो भी बगैर परिवार से पूछे अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने वक्फ कर दी, चाहे उसका मालिकाना हक है या नहीं है, समस्याएं खड़ी हो जाती थी, तो उसको भी रोकना जरूरी था। इसके बाद इशू आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, कैसे करेगा? वक्फ का अपना डेटा बोलता है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, उनके अकाउंट में नहीं है, लेकिन उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। किसने दिया है, कहां है, क्या रिकॉर्ड है, कुछ पता नहीं। यहां तक कि सरकारी प्रॉपर्टीज को भी, गांव में जो चारागाह होते हैं उनको भी उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रखा है। अब उसका मालिकाना हक किसने दिया, किसी को नहीं पता, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टीज है। इसको भी कम करना था। इसके अलावा जो आज की तारीख में हर चीज हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि पता रहे, कोई उस पर कब्जा ना करे, मैनेजमेंट प्रॉपर हो, तो इसीलिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन वक्फ रिपोर्ट रिकॉर्ड्स, इसको भी समझना जरूरी था। साथ ही साथ मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025 भी लाया गया, जिसने जो पुराना मुसलमान वक्फ एक्ट था 2023 का, जो भारत अंग्रेजों के जमाने का 2023 का, आज 100 साल बाद उसको रिपील करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आज की दुनिया के लिए वाजिब ही नहीं है। इसके अलावा होगा क्या? दिस विल एंश्योर यूनिफॉर्म रूल्स अंडर मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर वक्फ एक्ट 1995। हर राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा था, सिस्टम नहीं था, कहीं पर रजिस्ट्रेशन होता था, नहीं होता था, कोई देखता नहीं था। उस सबको रेगुलेट करने के लिए साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हर चीज जब डिजिटाइज्ड होगी तो आपको पता रहेगा किसने दी, कब दी, क्यों दी, कितना किराया आया, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज रख के कोई खाली नहीं बैठता था।
ये जो वक्फ थे ये आगे प्रॉपर्टीज को किराए पे दे देते थे, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते थे। प्राइम प्रॉपर्टीज में किराया आ रहा है 200, 500, 1000 रुपए, जबकि वहीं पे ही वक्फ प्रॉपर्टी के साथ वाली प्रॉपर्टी का कीमत है हजारों में। अब उसमें किराया आ रहा है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में 25,000 रुपए और वक्फ की प्रॉपर्टी में किराया है 2,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 20-25 हजार रुपए का घालमेल अंडर द टेबल या ऑफ द रिकॉर्ड जो वक्फ के अधिकारी थे, क्या वो चार्ज कर रहे थे? इस बात को भी हमें समझना होगा। एलिमिनेटिंग कंफ्यूजन एंड लीगल कॉन्ट्राडिक्शन कॉज्ड बाय द ओल्ड लॉ। अब लीगल कॉन्ट्राडिक्शन भी था। ट्रिब्यूनल फाइनल है, कोई कोर्ट दखल नहीं दे सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। क्या ये पॉसिबल है? लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? एक जगह वक्फ कुछ और बोलता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री है, फिर कहते हैं नहीं जी हम सेक्युलर को नहीं मानेंगे। इस तरह की बातें बहुत सारी थी इस देश में। तो जो मेजर इश्यूज थे जिसके लिए लोग प्रताड़ित थे, कोर्ट केसेस होते थे, वो एक था इररिवोकेबल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हैड लेड टू द डिस्प्यूट्स। यहां तक कि ये भी खबर आई थी कि जो बेट द्वारका, जहां पे भगवान कृष्ण का एक तीर्थ स्थल है, वहां पे बेट द्वारका किस लिए फेमस है? वो इसलिए कि जब महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने शंख बजाया था वो यहां से लाए थे। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि या जहां कर्म भूमि भी अगर उनकी थी, जहां पे उन्होंने काम किए थे, वो भी अब वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से बहुत सारे हिंदू प्राचीन मंदिरों मंदिरों को भी उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, जबकि इस्लाम का उस समय कोई नामो निशान नहीं था, दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन बाकी धर्मों की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का चलन शायद हिंदुस्तान में ही होगा। ये एक बड़ा मजाक इस देश में चल रहा था। दूसरा, लीगल डिस्प्यूट्स एंड पुअर मैनेजमेंट। जैसा मैंने कहा कि आप इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ लैंड, आपने जमीन को घोषित कर दिया वक्फ, किसी ने आके कब्जा कर लिया, अब आप खाली नहीं करवा रहे हैं, इसको लेके तमाशा हो रहा है। मिसमैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिस्प्यूट। कौन मैनेज कर रहा है? ओनरशिप किसकी है? कोई बोलेगा जी मेरे भाई ने वक्फ कर दी, वो कहेगा हमने तो कही नहीं, दूसरा भाई झगड़ा कर रहा है, हम कैसे करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? तो ये चीजें बहुत हो रही थी समाज में। डिले इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सर्वेज। बहुत सारे राज्यों ने, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो करीब 7-8 लाख एकड़ जमीन इस समय गुजरात में वक्फ डिक्लेयर करता है कि ये हमारी है। फैक्ट ये है कि आज तक वहां सर्वे ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहेंगे कि जमीनें आपकी हैं? हर राज्य में अगर आप देख लें तो हजारों एकड़ जमीन है। मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल दी है स्टेट वाइज स्टेट कि किस राज्य में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसका सर्वे तक नहीं हुआ है। तो कैसे आप कहेंगे ये आपकी है? लार्ज स्केल लिटिगेशन केसेस एंड कंप्लेंट्स टू द मिनिस्ट्री के हिसाब से गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा नो जुडिशियल ओवरसाइट। गड़बड़ होने के बाद भी उसमें कोर्ट और कानून दखल नहीं दे सकता। ये एक विचित्र कानून हिंदुस्तान में बनाया गया। डिसीजन बाय वक्फ ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी चैलेंज इन हायर कोर्ट। जिसने वक्फ डिक्लेयर करी वो भी वक्फ बोर्ड का आदमी, जिसने सर्वे किया वो भी वक्फ का आदमी, जिसने अपील करी वो भी वक्फ का आदमी, जिसने डिसीजन दिया वो भी वक्फ का आदमी। इसका मतलब अगर एक बार वक्फ के बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि इस प्रॉपर्टी को हथियाना है, दुनिया की कोई ताकत उससे छुड़वा नहीं सकती थी। इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी असहाय थे। ये स्थिति थी इस देश में। इसका मतलब ये था कि ना ट्रांसपेरेंसी थी, ना अकाउंटेबिलिटी थी, जो चाहे वो हो रहा था और इसीलिए समस्याएं थी। जहां तक बात है वक्फ सर्वे की, प्रॉपर्टी सर्वे कौन करेगा? वो भी ट्रिब्यूनल या बोर्ड डिसाइड करेगा कि सर्वे कौन करेगा। वो अपना कमिश्नर डालेंगे और वो डिसाइड कर कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसके पास साधन है या नहीं है, उसको करना आता है या नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यह आदमी सर्वेयर है तो आपको वही मानना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि जहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज वक्फ डिक्लेयर की गई हैं, गुजरात, उत्तराखंड वगैरह, वहां पे स्थिति है कि सर्वे तक नहीं हुए हैं। 2014 से अभी तक सर्वे यूपी में पेंडिंग है। एंड लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड कोऑर्डिनेशन विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में क्या है, हमारे रिकॉर्ड में क्या है। वहां पे रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, यहाँ पे रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, और इसको लेके झगड़े हो रहे हैं। मिसयूज ऑफ वक्फ लॉ बोर्ड। इसमें जो पावर दी गई है उसका मिसयूज हो रहा है। इसके कारण आपस में समाज में टेंशन है।
निश्चित रूप से अगर किसी मंदिर को आप वक्फ डिक्लेयर कर दोगे, किसी क्रिश्चियन गांव को वक्फ डिक्लेयर कर दोगे, किसी गुरुद्वारे को वक्फ डिक्लेयर कर दोगे, तो झगड़े तो होंगे ही। अब उसका निदान कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाना मना है। ऐसी स्थिति में सिचुएशंस डिफिकल्ट थी, झगड़े होते थे, इसीलिए यहां पे सुधार की जरूरत थी। इस पूरे समस्या की जड़ थी सेक्शन 40, जो अक्सर मिसयूज होता था। सारी पावर सेक्शन 40 के तहत थी कि सर्वे कौन करेगा और डिक्लेयर कौन करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। सारा घालमेल यही था। इसीलिए इस पूरी जो झगड़े की जड़ थी, इसको ही इस कानून ने समाप्त कर दिया और नई गाइडलाइंस इशू करी हैं। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट हैज बीन वाइडली मिसयूज्ड टू डिक्लेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने कहा, एंड कॉजिंग लीगल बैटल्स एंड अनरेस्ट इन सोसाइटी। इसके अलावा एज पर द इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि डेटा वाज ओनली गिवन बाय 8 स्टेट्स और 515 प्रॉपर्टीज हैज बीन डिक्लेयर्ड वक्फ अंडर सेक्शन 40। बाकी लाखों एकड़ जमीन, करीब 38 लाख एकड़ जमीन के आसपास इस समय वो कह रहे हैं वक्फ है। भारत सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ी अगर जायदाद का कोई मालिक है हिंदुस्तान में, इवन डिफेंस और रेलवे से भी बड़ी अगर कोई संस्था है, तो है वक्फ। क्या ये संभव है? केरल जितना बड़ा स्टेट पूरा का पूरा आप समझ लिए वक्फ डिक्लेयर हो गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या संभव है? लॉजिकल है? ये अपने आप एक मुद्दा था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वक्फ के ऊपर सवाल उठा कि वक्फ अप्लाइज ओनली टू वन रिलीजन व्हाइल नो सिमिलर लॉ एग्जिस्ट फॉर अदर्स। अब आपने वक्फ कानून बनाया, तो इसमें मुद्दा ये था कि साहब ये कानून बनाया सरकार ने, इस तरह का पूरा कानून आपने एक कम्युनिटी को दे दिया, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, सेक्युलर गवर्नमेंट। क्या ये फिजिबल है? लॉजिकल है? यही अधिकार अगर आपने किसी गुरुद्वारों को, क्रिश्चियंस को या हिंदुओं को देते, तो वो भी कह देते मस्जिद हिंदू प्रॉपर्टी है। गुरुद्वारे वाले भी बोल देते ये मस्जिद गुरुद्वारा प्रॉपर्टी है। उस स्थिति में तो ये अधिकार सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसीलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल्स भी गई और झगड़े हुए। तो उम्मीद है दोस्तों, जो भारत सरकार ने अब इस पे कानून लाई है और इसको लागू भी कर दिया गया है, तो उम्मीद है आने वाले दिनों में झगड़े कम होंगे। कम से कम वक्फ का जो चैप्टर है वो खत्म होगा, क्योंकि अब इसमें पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट वे में और लॉजिकल चलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेता है। इस पे भी रखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।